सुनाई दे रहा? हाँ दादा सुनाई दे रहा है। परमदयाल जुग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरण में मेरी सतकोटि प्रणाम। परमाराध्य जगत जननी श्री बड़े माँ की श्री चरण में सतकोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री बड़ोदा की श्री चरण में सतकोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की श्री चरण में सतकोटि प्रणाम। आज कल जो बड़ा ही मुख्तलिफ किस्म का सत्संग समारोह का आयोजन लखनऊ वालों ने किया था, इनमें हमारे कीर्ति कुमार गांगुली दा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। तो मैं उसे मुख्तलिफ इस कारण कहूंगा कि हम सत्संग में अमूमन जो माजी में जितनी भी जिस भी किस्म के मौजू पे डिस्कशन किए, उनमें ज्यादातर ठाकुर जी की भावादर्श, ठाकुर जी की बताए हुए बानियां, सत्यानुसरण की बानियां और उन्हीं के ऊपर आधारित कुछ ना कुछ विशेषताओं वाले टॉपिक्स के ऊपर ज्यादातर डिस्कशन होती थी। कल वाला सत्संग मुख्तलिफ इसलिए कहूंगा कि उनमें जिनकी व्यक्तित्व के बारे में, जिनकी जीवन के बारे में अलग अलग वक्ताओं ने अलग अलग एंगल से रोशनी डालने की कोशिश की है, वो सही में काफी प्रशंसनीय। और अभी मैं सबसे माफी भी चाहूंगा कि जो मित्र वाली जो बात है वो ऐसा है नहीं। मैं अपने आप को जिस हिसाब से देखना चाहता हूं वो इस तरह है कि ये परम संयोग है और ये हमारे दिवंगत पूज्य माता पिता की देन है, जिसके कारण हम आश्रम में रहे, पले बढ़े और ठाकुर परिवार के नजदीक रहने का हमें मौका मिला। मैं 2-3 छोटे छोटे इंसिडेंट में मैं अपनी भावनाओं को परम पूजनीय बाबादा के जीवन के साथ घटित 1-2 घटनाओं का उदाहरण देने की कोशिश करूंगा। ऐसे घटनाएं तो हजार है, लेकिन समय की पाबंदी होती है। समय के अंदर रह के उसको ठीक भाव से प्रकाश करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। मित्र तो कतई मैं समझता नहीं हूं और इसका धृष्टता भी मैं करता नहीं हूं। बचपन से ही एक चीज बड़ा क्लियर सा था, वो दिन मुझे अभी भी याद है। बैसाख महीने की उत्सव था, उसके संदरोज पहले की बात थी। फिलांथ्रोपी ऑफिस की 2nd फ्लोर में हमारे मोहल्ले की, हम दुबेपाड़ा में रहते थे उस समय में, हमसे तकरीबन 4-5 साल सीनियर एक लड़का जो कई दिनों से हमें बता रहा था कि बौड़ाबाड़ी लेके चलेंगे तुम दोनों का मतलब है मैं और, अब सभी जानते हैं जिनका देवघर में पेड़ा की दुकान है, रोणुदा, वो मेरे बचपन के मित्र हैं। हम दोनों इकट्ठे मोहल्ले की जंगलों में, फिर झाड़ियों में, फिर पीछे जो जमुना जोड़ है उसकी पानी नाला को क्रॉस करके आगे देवसंग की तरफ, हर वक्त हम साथ ही रहा करते थे। तो हम दोनों को बोला तैयार रहना, आज लेके जाऊंगा। इससे पहले 6 महीना, अमूमन तकरीबन 6 महीना पहले ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था, वो हमें लेके गया था बौड़ाबाड़ी। लेकिन उस दिन वाला इंसिडेंट हमें याद था, हम दोनों को ही याद था। पूरा दिन उसने बगीचे की जितने भी इमली है, बेल है, सब कुछ तोड़ ताड़ के हम इकट्ठा किए, तीनों ने इकट्ठा किए और फिर हमारे साथ वो छोड़ के ऊपर चला गया हॉस्पिटल। और तकरीबन 2-2.5 घंटा बाद नीचे आया, एक समोसा आधा खाता हुआ और हमें दिखा रहा कि आधा ही बचा था, अगर खाना चाहता है तो खा सकता है। वो इंसिडेंट हमारे मन में बैठा हुआ था, तो हम राजी नहीं थे कि पिछले बार वाला वाकया बेटा
तुमने हमें हॉस्पिस तक तो लेके गया था, लेकिन किसी से मिलाने के नाम से मिलाए तो नहीं, 2-3 घंटा इंतजार करवाया और फिर अपने आप समोसे जलेबी वगैरह सब कुछ खा पी के ऊपर से नीचे आए तुम और हमें यूं भगा दिए थे। ये इंसिडेंट मन में बैठा हुआ था। फिर भी उसने बहुत ललकारा, बहुत पुकारा, बहुत पुचकारा, तुम राजी हुए हम दोनों। हमें इस बार वो हॉस्पिस नहीं लिया, वो लेके गया सीधा फिलांथ्रोपी की जो द्वितल है दूसरे माले में ले गया। 1972 की बात है, 1972 की ये अप्रैल महीने की बात है। वो दूसरी मंजिल में ले गया और वहां पे जाते ही माहौल बिल्कुल चेंज हो गया। टोटल जो हमारी एक्सपेक्टेशन में था, इस बार भी ये हमें कुछ ना कुछ करेगा, इस बार भी हमारे साथ कुछ होगा, तो ऐसी कोई भावनाएं थी नहीं। जाते ही संपूर्ण चेंज हो गया, एकाएक चेंज हुआ। चेंज होने का कारण जो था, वहां पे एक बहुत सुंदर सा लड़का, बहुत सुंदर, है ना, हमने बचपन में बहुत सुंदर सुंदर बच्चे देखे थे, लेकिन उनको देख के ऐसे लगा, और हमें देखते हुए मुस्कुराते हुए हमारी ओर आए, बढ़ के आए और दोनों को ही एकदम बाहों में ले लिए। जैसे लगा बहुत दिनों से हम एक दूसरे को जानते हैं। अमूमन क्या होता है, कोई बच्चे को किसी के साथ इंट्रोड्यूस करा दे तो इंट्रोड्यूस होने में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ पूछा जाता है, नाम धाम, ये एकदम एकाएक आए और दोनों को मिले, और हम दोनों मतलब ब्लैक एंड व्हाइट जैसे पिक्चर होता है ऐसा ही, रणोदा और मैं, तो हम बड़े प्रभावित हो गए। नहीं, ये कैसा लड़का है, ये है कौन? फिर धीरे धीरे नाम पता चला, बाबा दान का नाम है, और उनके दो छोटे भाई भी वहीं पे थे, एक बिल्कुल किसी की गोद में, थोड़ी देर बाद पैराम्बुलेटर में, और वो पैराम्बुलेटर चलाना हम लोगों का एक ड्यूटी बन गया। नेक्स्ट डे सुबह से हम ऑफिस के उस सीढ़ी के दरवाजे तक पहुंच जाते थे। थोड़ी देर में वो सब तीनों भाई तैयार होके आते थे, और दोनों भाई को हम पैराम्बुलेटर में लेके बड़दाबाड़ी से सीधा पहाड़बाड़ी की तरफ जाते थे, और बाय वो एक साइकिल में, काले रंग का साइकिल होता था छोटा, वो लेके जहाँ पे पहाड़बाड़ी और इसका जो गेट है वहां तक हम लोग भागते हुए जाते थे, फिर ढलान से दौड़ते हुए उतरते थे। ये हमारा गेम था। गैरेज था तब, वो पथरीली जमीन वाली सड़क थी, सीमेंटेड नहीं था। धीरे धीरे करते 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 ऐसा हुआ कि रोज सुबह क्या शाम को भी जाना चालू हुआ, और देर रात तक हम 6-7 बजे तक, 8 बजे तक उसी हॉस्पिस की दूसरे माले में ही रहते थे। सुबह की ब्रेकफास्ट भी वहीं होता था, खाने पीने का कोई चिंता नहीं था। दोपहर जिस जिस दिन स्कूल होता था, तो स्कूल में जाने से पहले आनंद बाजार में भोजन करके जाते थे। मेरा उन दिनों आनंद बाजार था। करते करते कब धीरे धीरे खेलने का समय आया, उस समय में एक बड़ा सा चेंज हुआ कि उस समय वो लोग गुवाहाटी से भाई वो आते थे गुवाहाटी से एक फिक्स टाइम में, 1-1.5 महीना रह के फिर चले जाते थे। उसके बाद परमानेंटली आ गए। जब से परमानेंटली आए तो हमें तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। अब वो हमारे क्लास में ही एडमिट हुए, सत्संग तपोवन विद्यालय में। 4-5 महीने थे, क्योंकि उनका मीडियम इंग्लिश था, तो देवघर का जो बड़ा स्कूल है इंग्लिश मीडियम का, सेंट फ्रांसिस, वहां पे उनकी दाखिला बाद में करा गया था। तो भले स्कूल अलग हो गया, लेकिन हम एक साथ ही सुबह शाम मिला करते थे। कुछ चीजें मैं इसलिए कहूंगा कि उस समय से हमने देखा कि उनमें बिल्कुल अलग किस्म का होता था, जो दूसरे बच्चों में बिल्कुल था ही नहीं। खेलते खेलते जैसे हम
क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, कुछ भी खेलते थे, प्रेयर का जैसे ही टाइम आ जाता था, प्रेयर आने के आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट पहले वो तुरंत जाके, चाहे उनका बैटिंग ही क्यों ना, चाहे इनका उनका बहुत इंपॉर्टेंट कोई काम, बहुत इंपॉर्टेंट कोई मूव क्यों ना हो गेम के अंदर, वो छोड़ के सीधा, अब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उस समय की उस एज को देखते हुए ये उन्हीं में संभव हो सकता है जो कोई बड़े काम के लिए तैयारी में लगे रहते हैं। उस समय से उनके समय की पाबंदी को हमने देखा। कभी भी प्रेयर, शाम का इवनिंग का जो प्रेयर होता था, भले पूरा दिन हम लोगों ने फील्डिंग किया और करते 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 बैटिंग का जैसे टाइम आया, उससे 15 मिनट पहले, प्रार्थना से ठीक 15 मिनट पहले टाइम आया, उनका बल्लेबाजी का क्रम आया, तो बल्लेबाजी छोड़ के भी जाना हो तो वो चले जाते थे। ये एक बहुत बड़ी बात होती थी उस समय। और मुस्कुरा के बातें करना, किसी के दिल में ठेस नहीं पहुंचाना, सबको साथ लेके चलना, बड़ा ग्रुप बना के चलना, सभी में तालमेल बैठाना, ये उस समय में ही, समय से ही नजर आ जाता था। और हम बड़े बहुत ज्यादा समय के हिसाब से अब इतने प्रभावी ढंग से जिनका रहन सहन रहा हो, चाल चलन रहा हो, उनसे उनके जीवन के बारे में हम क्या बताएं। एक दो छोटी घटना की मैं उदाहरण देना चाहूंगा यहाँ पे। वो घटना इस तरीके का है, मैं उस वक्त बंगाल बोर्ड से हायर सेकेंडरी एग्जाम खत्म करके भागलपुर यूनिवर्सिटी में बीएससी अपना कर रहा था। तब हम लोगों का एक क्लब था, यूथ फेडरेशन, उसका मैं सेक्रेटरी भी था। सारा लगभग 80% काम मैं ही करता था। लेकिन बातों बातों में किसी को मैंने जिक्र किया था कि अगर मेरे पास 100-150 रुपया होता तो मैं एक प्रोफेसर के पास जाता, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग खराब है और मेरे पास एक लेटर है, मेरे जाने पहचाने कोई गुरु भाई ने लिख के दिए हैं। वो लेटर देने से शायद मेरा जो मार्क्स है वो कुछ बढ़ सकता है, और बढ़ना जरूरी है, नहीं तो मेरा जो सब्जेक्ट है फिजिक्स में, उसमें बैक हो जाएगा। ये किसी तरीके से क्लाब में उस जमाने में बहुत सारे लोग आते थे, भाई वो भी आते थे, उनके कान में गया। उन्होंने एकाएक, जब रात को सब कोई निकल रहे थे, 8-9 बजे की समय होगी, उन्हें मेरे को अलग से बुलाया, बुला के मेरे जेब में वो पैसा दे दिया, कुछ बताया नहीं, कि बोला ये अब भागलपुर जाके जो काम है वो कर लेना। मैं हैरान हो गया। ये इंसिडेंट मैंने आज तक बहुत, एक या दो जनों छोड़ के किसी और को बताया भी नहीं। मेरे एकाएक मेरे को लगा ये उनको पता कैसे चल रहा। पहले तो जो हम लोग इनर सर्कल में जिन लोगों से बात कर रहे थे, उनके पास भी पैसे थे, वो चाहते तो दे सकते थे, लेकिन भाई बाबू ने ये किया। नेक्स्ट डे मैं भागलपुर गया, प्रोफेसर से मिला। प्रोफेसर मेरे को जैसे देख रहे थे, ये बोला अरे बहुत अच्छा किया, तुम अगर नहीं आते तो बेटा तुम फेल हो जाते। तो मैंने पूछा क्यों सर? बोला तुम्हारा हैंड राइटिंग इतना गया गुजरा है, हमें कुछ पढ़ के समझ में नहीं आ रहा, बट इतना समझ में तो आ रहा है, तुम्हारा जो लिखने का तरीका जो है उससे समझ में आ रहा है कि तुम जानते हो, लेकिन पढ़ के सुनाओ मेरे को कुछ चीजें, तभी तुम पास हो पाओगे। फिर मैंने उनको एक दो चैप्टर पढ़ के सुना जो मैं अपने हैंड राइटिंग में लिखा था। मेरा हैंड राइटिंग बहुत पुअर होता था, बहुत ही पुअर। मैं हैंड राइटिंग में बिल्कुल नील बटे सन्नाटा था। तो ये अगर नहीं हुआ होता तो मैं आज ग्रेजुएट नहीं होता, ना ही मैं कुछ खा पी के अपनी कैरियर बना पाता। और जो सबसे बड़ा इंसिडेंट जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक समय आया, मैं एक बहुत बड़ा ग्रुप में मैनेजमेंट टीम मेंबर बन गया मतलब धीरे धीरे प्रमोट होते हुए जीएम मार्केटिंग एंड सेल्स बना। तो उसके बाद वाले पोस्ट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग की थी। ये ग्रुप हीरो होंडा ग्रुप की एसोसिएट कंपनी है, लाइफ लॉन्ग, बहुत ही ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन थी। उसमें हम प्रमोट होते होते टॉप लेवल में पहुंच गए, टॉप मैनेजमेंट ग्रुप में पहुंच गए। उसी समय मेरे
वो जो माता रानी का कमर की हड्डी टूट गई। मेरे बड़े भाई साहब जो जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का थे उस समय, उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ सीवियर, जो मतलब अनकंट्रोलेबल नर्वस ब्रेकडाउन जिसको कहते हैं वही है। उनको आज कोई भी देखेगा, आज 10 साल पहले जिन्होंने देखा वो सोच भी नहीं सकते थे क्या वो ट्रॉमा से गुजर रहे थे। मैंने ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट लिख के उनको निवेदन किया तो मुझे करना क्या चाहिए, तो उन्होंने एकदम पॉइंटेडली जो जवाब दिया वही जवाब को फॉलो करते हुए मैं कलकत्ता गया, नौकरी छोड़ी, कलकत्ता में नौकरी ली, कलकत्ता गया, मेरे पूज्य माता रानी का जो डायलिसिस होता था उसको संभाला, मेरे बड़े भाई साहब को अपोलो चेन्नई लेके गए, वहां से ट्रीटमेंट कराए, फिर वापस लेके आए कलकत्ता, कलकत्ता से ट्रीटमेंट कराए, कराने के बाद उनको देवघर लेके आए, माता रानी को देवघर लेके आए, देवघर में उनका डायलिसिस की बंदोबस्त हुआ 4 महीने बाद, और ये 4 से 6 महीना उन्होंने पहले ही बता दिया था। मैं अभी भी बता रहा हूँ ये एकाएक कैसे संभव है, समझ में नहीं है। मुझे लगता है जो जिस तरह सोचते हैं ठाकुर जी को लेके, जो जिस तरह ठाकुर जी के बारे में, जैसे 57 आप जानते होंगे, ठाकुर जी ने बताया ज्ञान, बाइबल में भक्ति इतना है, इसी के कारण वो इतना ज्ञानी है। ज्ञान से होता है सर्वभूतों में आत्मबोध, सर्वभूतों में आत्मबोध होने से ही आती है अहिंसा, और अहिंसा से ही आता है प्रेम। तुम जितना जोगमोहन दा आपका आवाज चला गया। तुम जितना भर इसमें इनमें से जिस किसी एक का अधिकारी होगे उतना ही भर इन सभी के अधिकारी होगे। यह सत्तानुसरण में, उससे पहले वाले स्टैंजा में अहंकार आसक्ति लाता है, जो हमने बाइबल में कभी देखा नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। आसक्ति ला देती है स्वार्थ बुद्धि, स्वार्थ बुद्धि लाती है काम, काम से ही क्रोध, क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध से हो जाती है हिंसा। उनको कभी हमने गुस्से में बहुत बार ऐसा इंसिडेंट हुआ, जैसे दूसरों को हमने देखा है गुस्से में एकदम फट पड़ा, लेकिन उनके सामने हमने कभी ऐसा इंसिडेंट होते देखा ही नहीं। और जो दूसरे के साथ अगर शायद हुआ होता तो शायद वो गुस्से से फट पड़ते, ऐसे सिचुएशन बनता है, क्योंकि उनका जो लगाव है वो ठाकुर जी के साथ है। ठाकुर जी का आइडियोलॉजी, ठाकुर जी के बारे में बताना, ठाकुर जी के बारे में लोगों के बीच में जाके सुनाना, ठाकुर जी के लिए समय देना, ये अगर कोई सीखना चाहे तो उनसे सीखे। ये हमारी हजारों योनियां बीत चुकी होगी, शायद हजारों जन्म हमें मिल चुके होंगे, कीट पतंग कुत्ता बिल्ली अलग अलग रूप में हम जन्म लिए होंगे, लेकिन इस जन्म के प्रति हम इसलिए आभारी हैं, एक तो परम दयाल पुरुषोत्तम श्री ठाकुर गुरुचंद्र जी का सतनाम हमें प्राप्त हुआ और ऐसे संग हमें मिला है। इसी के साथ साथ एक और भी उदाहरण स्वरूप मैं बताना चाहूंगा, इसमें मुझे बड़ा ये मेरी हृदय को टच करता है अक्सर। जैसे आप सभी जानते हैं भागवत में कहते हैं, ध्यातो विषयान पुंसो संगस्तेषु उपजायते संजात संजायते कामो कामात् क्रोधा विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका बिल्कुल उल्टा, जो विषय के बारे में सोचते ही नहीं थे, हमेशा ठाकुर जी के बारे में सोचना, टाइमिंग, पंक्चुअलिटी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड। सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के ऊपर कोई और सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। मैं अपने समय की बहुत सारे दोस्तों को जानता हूं, कोई 74 में हमारे बैच में शामिल हुए, कोई 75 में आए, कोई 80s में आए, कोई 90s में आए, कोई 2010 में आए। मैं नाम से आचार आचरण व्यवहार सबसे बता सकता हूं, लेकिन मैंने ऐसा किसी को नहीं देखा जिनका इंसान को लेके चलने वाली जो विषय के ऊपर जो नॉलेज,
अंत में छोटा एक और लाइन जोड़ने की कोशिश करूंगा। बचपन से जब भी हम छोटे उम्र में जाते थे तो कुछ ना कुछ किताब हमें देते थे पढ़ने के लिए। ये पढ़ना, ये बहुत अच्छा है। हमें समझ में नहीं आता था कि इतने सारे इंटरेस्टिंग किताबें, एक्चुअली वहां लाइब्रेरी जैसा था। अम्मा की लाइब्रेरी, परम पूज्यपाद आचार्य देव की लाइब्रेरी, पूज्यपाद दादा की लाइब्रेरी, इन सब की किताबें, छोटे छोटे जो कहानियों का किताबें होती थी, वो हमें ला के देते थे। और पढ़ने के नेक्स्ट डे टू नेक्स्ट डे ये हमारी टेस्टिंग टाइम होती थी। उनमें से वो कुछ सवाल भी करते थे, देखने के लिए शायद हमने पढ़ा या ऐसे ही वापस कर दिया। इसी तरीके से एक बार उन्होंने मुझे एक किताब दिया था, आज भी मुझे उसकी कहानी याद है, टॉम ब्राउन स्कूल डेज। बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा होगा, जानते भी होंगे। टॉम ब्राउन स्कूल डेज एक ऐसा किताब था जो मेरी जिंदगी को सिरे से चेंज कर दी। मैं से पहले पढ़ने में मेरा बिल्कुल मन नहीं था। उसके बाद से मैंने किसी भी क्लास में कभी नंबर 2 पोजीशन मेरा आया ही नहीं, स्कूल में कभी नहीं, कभी नहीं। ये किताब ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अभी 2 दिन पहले मैसेज के जरिए मैं कुछ छोटे छोटे चीजें ऐसे ही जोड़ जोड़ के भेजा था, तो उन्होंने उसका जो जवाब दिया, इतना सुंदर जवाब, सितार की जैसे तारों से हिलती हुई आवाजें आती है किसी बड़े उस्ताद की उस्तादी से, ऐसा लगा कानों को कि वो सितार सा कानों के ऊपर बज रही है। वही सब, वही है, वही रिकॉर्ड, वही एलपी रिकॉर्ड चल रहा है हॉस्पिस के ऊपर, बड़बूदी के घर में, और हम वहीं पे दौड़ रहे हैं। हमारे आधे पैंट किसी तरह बंधा हुआ है, 2-4 बटन भी है, कहीं नहीं भी है, कहीं फटा हुआ है, कहीं पीछे चेपी लगा हुआ। चेपी का भी अलग अलग रंग होता था। अगर काले रंग का पैंट है तो लाल रंग का चेपी, ताकि दूर से लोगों को दिखे। हरे रंग का पैंट है तो उसमें चेपी एकदम डीप ब्लू कलर का, ताकि कॉन्ट्रास्ट नजर आ जाए। तो हम चेपी वाले थे। हमें पता ही नहीं था कि हम किनके साथ मिलने जा रहे हैं, क्या उनका परिचय है, कैसे उनके साथ बातें करना है, कैसे खेलना है, कैसे उनके साथ बैठ के खाना खाना है, कैसे करना है, नहीं करना है। लेकिन कभी ये भाव, इसका अभाव नहीं हुआ कि उस तरफ से किसी तरीके से हमारी मन में मन मुटाव की कोई भावना आके टपक पड़ा। ये उनकी व्यवहार थी। हम तहे दिल से कल के दिन में डिस्कशन नहीं कर पाए, इसके लिए मैं फिर से तहे दिल से सभी से माफी चाहूंगा। मेरा एक ऑफिस का जरूरी काम आ पड़ा था। ऑनलाइन जॉब का ये सबसे बड़ा डिफिकल्टीज है। बड़ौदा ने हमें मौका दिया, इसके लिए हम ताउम्र शुक्रगुजार रहेंगे। लेकिन फिर से मैं दोहराऊंगा कि मित्र हम नहीं, परम मित्र वो तो है ही। अब वो किस नजरिए से देखते हैं वो हमारे लिए मायने रखता है। अगर हम इस सोच में होते तो शायद हमने कोई भी काम, जिंदगी का बड़ा से बड़ा काम करने से पहले उनको पॉइंटेडली ना ही लिखता, ना उनसे अनुमति लेता, ना उनसे आदेश लेके उसी तरीके से करने की कोशिश करता। परमपिता परमेश्वर उनको एक लंबी आयु और आने वाले दिन में बहुत सारे कामयाबियों से नवाजे। और परमेश्वर का सतनाम जिस हिसाब से हमारे परम पूजनीय बाबा देश में 10 में लोगों के बीच में बांट रहे हैं, लोगों के बीच में जाके उनके बारे में बता रहे हैं, लोगों से मिलके उनको उद्बुद्ध कर रहे हैं, उसी तरीके से आचार्य देव को सर पे रख के उनकी जो छत्र छाया में हम आगे बढ़ते चले। ठाकुर परिवार की सभी की स्वस्थ शरीर, लंबी आयु की कामना करते हुए यही मैं अपने वाणियों का विराम देना चाहूंगा। सभी को मेरा जय गुरु। बहुत सुंदर जगमोहन दा,